वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाया हूं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। इससे संबंधित क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ या एसएससी, सीजीएल, जीडी, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, कोई भी, अगर आप किसी भी प्रकार के इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कृपया करके पहले पूरा वीडियो देखिएगा और आपको फिर दोबारा कभी भी लर्न करने के लिए कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जिसको हम इंग्लिश में आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 में दिया है नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। भारत में नए राज्यों की किसी की स्थापना करना हो या किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमाएं में, या फिर उस राज्य का नाम बदलना हो, तो वो सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही किया जाता है। भारतीय संसद के अंतर्गत जो संविधान है उसी संविधान में आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल 5 में क्या गिवन है? आर्टिकल 5 में गिवन है संविधान लागू होने के समय नागरिकता कि नागरिकता, सिटीजनशिप से क्या नियम है, क्या रूल है, कौन भारत के सिटीजनशिप बन सकता है और सिटीजनशिप बनने के लिए क्या है, इस सब की जन्म से नागरिकता है या विदेशी लोग कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, इन सब के बारे में सारे रूल्स आर्टिकल 5 में गिवन हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 11। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम। अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों के नियम बना सकती है। ओके। आर्टिकल 14 में दिया है कानून के समक्ष समानता, यानी कि भारत में चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग या कहीं से भी बिलोंग करते हो, सभी लोग कानून के समक्ष समान हो, सभी लोग कानून के सामने समान हैं, सभी के लिए एक ही रूल है। ये सब हमें आर्टिकल 14 में गिवन है। इसके बाद अनुच्छेद 15 में बताया गया है आर्टिकल 15 में कि धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में बताया गया है कि रोजगार के मामलों में सभी लोगों के अवसरों को समानता है, यानी सभी लोग के लिए समान है। ऐसा नहीं कि आप नहीं डाल सकते, हम नहीं डाल सकते, सभी लोगों के लिए अवसरों की समानता है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें जो हमारा रिजर्वेशन है, कोटा है, तो इसमें कुछ उपबंध जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, कि आप छुआछूत का उन्मूलन हमें आर्टिकल 17 के अंतर्गत ही है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत मनाते हैं तो आपको 6 माह का जेल अथवा 20,000 रुपये जुर्माना तक भी हो सकता है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत ही हमें अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 18 में गिवन है उपाधियों का अंत, यानी जो कोई भी व्यक्ति है ना वो टाइटल नहीं लगा सकता, जैसे कुंवर हरविंदर प्रताप सिंह या कोई भी आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं। राजा मान सिंह, ये कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं लगा सकते हैं। केवल 2 जगह टाइटल आपको अवेलेबल है, एक तो आर्मी में यानी कि सेना में, और दूसरा कॉलेज की डिग्री में। इसके अलावा आप कहीं पे भी टाइटल नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में दी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह अपने विचार को सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, अपने विचार को रख सकता है। अनुच्छेद 20 में दिया है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि जो अगर कोई अपराधी को दोष सिद्ध करना है, यानी कि किसी को अगर आपने क्या अपराधी है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुत करना है। उसके क्या नियम है अपराधी के लिए, उसको दोष सिद्धि के लिए उसके लिए वकील भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
आर्टिकल 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। हर व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का संरक्षण। इसी आर्टिकल के अंतर्गत आत्महत्या यानी सुसाइड करना एक अपराध है। इसके अलावा आर्टिकल 23 में बताया गया है कि मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण। ऐसा नहीं है कि भारत में आप मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप आदमी को खरीद फरोख्त जैसे जैसे पहले दास प्रथा होती थी उस तरीके से आप नहीं कर सकते। किसी से आप बिना पैसे दिए आपसे बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता है। जैसे पहले जमींदार हुआ करते थे अपनी खेती कराने के लिए और किसानों को ले आते थे और कहते थे करो काम, कोई ना काम, ज़बरदस्ती काम करवाते। तो ऐसा आप कोई श्रम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 में गिवन है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है और इसलिए इससे कम इस तक के उम्र के बच्चों को कारखानों में रोजगार नहीं कर सकते, काम नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा आर्टिकल है 25 जिसमें बताया कि अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आप अपने मन से बिना किसी दबाव के, बिना किसी के आप जो चाहें वो धर्म को आप मान सकते हैं, उसका अभ्यास, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 में बताया गया कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे कि आपको किसी कोई शैक्षिक संस्थान है या कोई धार्मिक उपासना है कि उस धर्म में ये नियम है। जैसे कि जैन धर्म में एक संलेना है जिसमें संलेना के तहत ये माना जाता है कि आत्महत्या मतलब के द्वारा प्राण त्यागने चाहिए। हालांकि ये आर्टिकल 21 का विरोध है। जैन धर्म का जो संलेना है उस पर भारत सरकार पर अभी रोक लगी है। लेकिन हर व्यक्ति को अपने धर्म में उपासना के उपस्थित होने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, फ्री है वो, टोटल। अनुच्छेद 30 में बताया गया कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार है। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था इसको? संविधान की आत्मा कहा था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा बोला था। क्या बोला था? संविधान की आत्मा। क्योंकि इसमें यह है कि अगर कोई भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार है, अगर आपको उसका हनन होता है, जो फंडामेंटल राइट है यानी कि जो आपके मूल अधिकार हैं उनका अगर आप हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे अपील दायर कर सकते हैं। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 36 में बताया गया है कि राज्य की क्या परिभाषा है। ठीक है। आर्टिकल 39A में बताया गया कि सामान्य नियम एवं निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है। आर्टिकल 40 में यानी अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 42 में बताया गया है कि न्यायोचित एवं माननीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान करना। जो न्यायोचित हो, जो मानवीय कार्य हो, दशाएं हो और जो मातृत्व सहायता हो, उनकी क्या प्रावधान है, इसके बारे में आर्टिकल 42 में हमें बताया गया है। अनुच्छेद 44 में बताया है कि नागरिकों के लिए सामान्य नागरिकता संहिता क्या है। अनुच्छेद 45 में बताया कि बालपन पूर्व देखभाल अथवा 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की शिक्षा के लिए। अनुच्छेद 48 में बताया गया है ए में कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में। अनुच्छेद 50 में बताया गया कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से किस तरीके से अलग है। अनुच्छेद 51 में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा का प्रोत्साहन के बारे में। अनुच्छेद 52 है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है।
समझिए कि भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, उसको किस तरीके से कैसे चुनाव होगा, क्या उसकी चुनाव प्रक्रिया है, सबके बारे में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 60 में बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कौन कराएगा, कौन कराता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलाई जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। इसके बाद जो आर्टिकल 63 है वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 69 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। आर्टिकल 72 में है कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति, दंड, स्थगन, माफी या कम करने की क्या नियम हैं। अनुच्छेद 74 में बताया गया कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श दे सकती है। अनुच्छेद 78 में बताया गया कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है वो राष्ट्रपति को सूचनाएं देने का उसका एक कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 79 में बताया कि संसद का किस प्रकार से गठन होगा। अनुच्छेद 89 में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चुनाव और किस तरीके से होगा। अनुच्छेद 93 में बताया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किस तरीके से चुनाव होगा। और अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है, फाइनेंस बिल से संबंधित है। अनुच्छेद 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 114 विनियोजन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त एवं अतिरिक्त अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 123 में बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस प्रकार से की जाएगी। अनुच्छेद 126 में बताया गया कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से होगी। अनुच्छेद 127 में बताया गया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि उसके जो छोटे न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी। अनुच्छेद 129 में बताया गया कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय किस तरीके से काम करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय जो भी हमें निर्णय देता है उसको अभिलेख के रूप में अन्य न्यायालय सुरक्षित कर लेते हैं। अनुच्छेद 139 में बताया कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की कैसी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 143 में बताया गया कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति, कि राष्ट्रपति वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 148 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस तरीके से होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 बताया कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होगी। अनुच्छेद 155 में बताया गया है प्यारे बच्चों की राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होती है और कौन करता है। अनुच्छेद 161 में बताया गया कि राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति किस प्रकार की है। अनुच्छेद 163 में बताया गया कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है का राज्यपाल के सहयोग एवं सलाह देने के बारे में। अनुच्छेद 100 बताया गया है कि राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 200 में बताया गया कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयिका के विधेयकों पर स्वीकृति देने के बारे में। अनुच्छेद 201 में बताया गया कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार करने हेतु सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 199 में बताया गया कि राज्य वित्त विधेयक की परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 202 में बताया गया कि वार्षिकीय वित्तीय विवरण यानी जो बजट राज्यों का किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 204 में बताया गया कि विनियोग विधेयक राज्यों में के बारे में। अनुच्छेद 205 में बताया गया कि पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरिक्त अनुदान राज्यों के बारे में। अनुच्छेद 214 है वो राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है, राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 216 में बताया गया कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन किस तरीके से होगा। हाई कोर्ट का जो गठन है वो किस तरीके से होगा।
अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे आपने देखा गोवा और मुंबई का एक ही है ना। 223 में बताया गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 243 है वो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 में बताया गया है ग्राम सभा का गठन। अनुच्छेद 243 में बताया सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 में बताया गया कि पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 में बताया कि नगर पालिकाओं का गठन किस तरीके से होगा। अनुच्छेद 243 आर में बताया गया कि नगर पालिकाओं का संरचना। अनुच्छेद 243 में बताया गया सीटों का आरक्षण नगर पालिका में। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में बताया गया है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में। अनुच्छेद 243 जेड डी में बताया गया कि जिला आयोजन समिति के बारे में, तथा अनुच्छेद 243 जेड ई में बताया गया है कि महानगरीय आयोजन समिति के बारे में। अनुच्छेद 248 है वो विधायन की अवशेष शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 है वो राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद में कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 256 जो है ना वो बताया गया कि राज्य तथा संघ की जिम्मेदारियों के बारे में। अनुच्छेद 262 में बताया गया कि अंतर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवाद के न्यायालय में, जैसे कई राज्यों में विवाद जैसे आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद है ना, कावेरी नदी को लेकर। ऐसे कई राज्यों, पंजाब और हरियाणा में सतलज नदी के बारे में है ना, ऐसे कई राज्यों में इसका विवाद है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 263 में बताया कि अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 273 में बताया गया कि जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात कर के अनुदान के बारे में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि फाइनेंस कमीशन की स्थापना यानी वित्त आयोग की स्थापना के बारे में। और इसके बाद ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 300 में जो है संपत्ति का अधिकार। हालांकि ये पहले मूल अधिकार में था, लेकिन इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और इसको आर्टिकल 300 में संपत्ति के अधिकार में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सभा यानी ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा जो अपर हाउस होता है ना राज्यसभा, इसकी एक सबसे बड़ा कार्य यही होता है अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ कराने में। ठीक है ना, इतना लोकसभा का नहीं होता, राज्यसभा इसमें मेन रोल प्ले करती है। जिस तरीके से धन विधेयक में लोकसभा का काम होता है, इम्पोर्टेंट राज्यसभा का नहीं होता, उसी तरीके से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। अनुच्छेद 315 में बताया गया कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो हम यूपीएससी है ना, यूपी जो एससी है वो पूरे देश के लिए, और हर राज्य के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपी का यूपीएससी है ना, हर राज्यों का अलग है। अनुच्छेद 320 में बताया कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 324 में बताया गया कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या है। संघ की राजभाषा जो हिंदी है ना, वो इसी के अंतर्गत है। इसके बाद देखिएगा, अनुच्छेद 345 में बताया गया कि राज्य की क्या परिभाषा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है। 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब? जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो, या कोई विदेशी आक्रमण हो, या फिर कोई ऐसी घटना हो जिसमें राष्ट्रीय आपात लगाने की घोषणा की, इसके बारे में सभी बताया गया है। अनुच्छेद 356 में बताया कि राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 358 में बताया गया कि आपातकाल में अनुच्छेद
19 के प्रावधानों का स्थगन हो जाता है। अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये संविधान की संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगर ये पूछा जाए कि संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वो भी दक्षिण अफ्रीका से। और ये कहाँ रखा गया? आर्टिकल 368 में। अगला है आर्टिकल जो 370 है वो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में था। कुछ विशेष उपबंध भी हैं, जैसे अनुच्छेद 21A जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कैसी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 169 में बताया कि राज्यों में विधान परिषदों को उत्साधन एवं सृजन किस तरीके से किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21A में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसे डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर रखा गया था। डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, ये रसिया से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में बता दिया। ये इसमें से ऐसा कोई भी ऐसा आर्टिकल्स नहीं है जो हमारे एग्ज़ामों में ना पूछा गया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इनको पढ़ लेंगे ना, तो आपको दोबारा कहीं पर भी कोई भी अनुच्छेद या आर्टिकल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो कृपया इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब तो आप करिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।